गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का जो उदय है, ये हमारा लेसन चल रहा है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था भी जो फ्रांस के अंदर जो रिवोल्यूशन हुई थी और उसके अंदर किस प्रकार से एक थॉट आया था, नेशन का, राष्ट्र का जो विचार आया था, वो हमने देखा था। फिर उसके बाद जो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, मेकिंग नेशन इन यूरोप। फिर उसके बाद जो अगला जो तीसरा जो पार्ट है हमारा, अब वो जो क्रांतियों का युग चल रहा है, ठीक है। इसमें जैसे हमने देखा ये द एज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1830 टू 48, 1830 से लेके 1848 तक जो क्रांतियों का जो टाइम चल रहा है, उसी के अंदर जो अगला पार्ट है इसमें ये है हंगर हार्डशिप द पॉपुलर रिवोल्ट। इसका मतलब है कि भाई हंगर यानी भूख, हार्डशिप यानी बहुत ही ज्यादा परेशानियां, कठिनाइयां, एंड पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब होता है कि एक प्रसिद्ध जन विद्रोह, ठीक है। जनता का ने जो विद्रोह किया था एक, उसके बारे में इसमें जो डिटेल दी गई है उसके बारे में बताया गया है। अब इन 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यानी जो 1830 का जो दशक था वो यूरोप के अंदर बहुत ही कठिनाइयों का दशक था। इकोनॉमिक हार्डशिप यानी बहुत सारी ऐसी आर्थिक कठिनाइयां वहां पे आई थी। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, 19वीं जो शताब्दी उसका जो पहला हाफ था, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा इनॉर्मस इंक्रीज देखी थी पॉपुलेशन के अंदर। जो जनसंख्या है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी ऑल ओवर यूरोप, यानी सारे ही यूरोप के अंदर। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, यानी ज्यादातर जो यूरोप के देश हैं, ये एक अकेले किसी एक देश की बात नहीं है। यूरोप के अंदर जो बहुत सारे देश थे, यूरोप एक महाद्वीप है, इसमें भी ब्रिटेन है और फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। मेनली इसके अंदर जो फ्रांस, जर्मनी और इटली का जो विवरण दिया गया है उसके लिए बताया गया है इसमें कि सारे यूरोप के अंदर जो 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई थी। और जो ज्यादातर जो कंट्री थे, मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थे, देयर वर मोर सीकर जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, यानी इनमें क्या था कि जॉब से ज्यादा, यानी रोजगार से कहीं ज्यादा जो नौकरी की तलाश में, सीकर्स मतलब नौकरी की जो तलाश करने वाले जो लोग थे वो ज्यादा थे, यानी बेरोजगार ज्यादा थे और रोजगार कम था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी जो जनसंख्या थी, जो रूरल एरियाज था, जो ग्रामीण इलाका था, वहां से माइग्रेट हो रही थी और कहाँ जा रही थी, वो सिटीज की तरफ जा रही थी, शहरों के अंदर जा रही थी। टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी पहले से जहाँ जो झुग्गी झोंपड़ियां थी, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ भरी जो झुग्गी झोंपड़ियां थी, उनमें रहने के लिए वो वहाँ माइग्रेट कर रही थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। अब इसमें यह है कि बहुत सारी ऐसी जो भीड़ है, ठीक है, वो तो जा ही रही थी, इसके साथ साथ जो वहाँ जो नगर थे और जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल प्रोड्यूसर थे, उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर जो बाहर से इंपोर्टेड जो मशीनें लाए थे और उनसे चीप जो क्लोथ्स, कपड़े वगैरह जो हैं, ठीक है, उससे लेकर के इनमें आपस में एक जबरदस्त कंपटीशन हो रहा था। किनमें? इनके अंदर शिफ्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट चिप्स, यानी जो आयातित जो सामान था, जो मशीनों के द्वारा बनाया गया था, उनमें जबरदस्त इनमें कंपटीशन हो रहा था। दिस वाज स्पेशली सो ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये ज्यादातर किसमें था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर था। विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप और वाज ओनली पार्टली मशीन्ड, जो छोटे छोटे वर्कशॉप के अंदर, छोटे छोटे कारखानों और घरों के अंदर जिसका निर्माण होता था, वहां पे सबसे ज्यादा इसका कॉम्पिटिशन था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वर द aristocracy still enjoyed power, peasant struggle under the burden of feudal dues of obligations। अब इसमें क्या है, यानी इन दोज रीजन ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के वो इलाके जहां पर जो एरिस्टोक्रेसी यानी जो कुलीन वर्ग था वो एंजॉय कर रहा था, सत्ता में था, इन पावर, भाई उनकी पावर थी, उनकी सत्ता थी, ठीक है। और पीजेंट स्ट्रगल, जो किसान वर्ग के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, ये जो संघीय व्यवस्था थी इनकी, इसके दौरान वो क्या कर रहे थे, जो सामंती जो शुल्क था उसके बोझ के नीचे, यानी उनका जो भाई प्रेशर था उनका, अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूल्स, फ्यूडल्स का मतलब जो सामंती या संघी जो होते हैं, बर्डन यानी उनके बोझ के तले ये दबे हुए थे एक तरह से, यानी इन्होंने इन पे कर्ज चढ़ा हुआ था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस ऑफ ए ईयर बैड हार्वेस्टेड लेड टू वाइड स्प्रेड
प्यूपरिज्म इन टाउन एंड द कंट्री। अब इसमें भी यही था कि जो खाने पीने की जो चीजें थी वो जब वहाँ फसल जब खराब हो गई थी, हार्वेस्ट लेड यानी बेड हार्वेस्ट यानी बेकार जब फसल हो गई थी, तो जो भोजन का जो प्राइस है वो काफी बढ़ गया था। कहाँ पे? टाउन्स एंड कंट्री, पूरे कस्बे में, शहरों में, और यहाँ तक कि पूरे देश में भी गरीबी फैल रही थी। अब इसमें एक फोटो दिखा रखी है फिगर 9 में, पीजेंट अपराइजिंग 1848, यानी जो किसानों ने जो विद्रोह किया था, किस प्रकार से वे फसलों के रेट बढ़ रहे हैं और जो फसलें वो खराब हो गई थी, और किस प्रकार से जो कुलीन वर्ग वो आराम से एंजॉय कर रहा था अपनी सत्ता में, और जो बेचारे भी जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे। तो काफी विद्रोह हो गया था, किसानों का जो विद्रोह था। अब नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, ग्रांटेड सरफेस टू ऑल अडल्ट मेल्स ओवर 21 एंड गारंटेड टू राइट टू वर्क। अब इसमें यही है कि वहां पे क्या हुआ कि जो 21 साल से ऊपर के सभी जो वयस्क जो लोग थे, जिनको राइट टू वर्क यानी काम का जो अधिकार था, ठीक है, उन लोगों को जो अडल्ट मेल थे, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ग्रांटेड सरफेस ऑफ ऑल अडल्ट मेल्स ओवर 21, यानी इसमें जो नेशनल जो असेंबली थी, राष्ट्रीय जो सभा थी, उसके गणतंत्र ने ये घोषणा की थी कि 21 वर्ष के सभी वयस्क जो पुरुष हैं उनको मताधिकार दिया गया, ठीक है, और इसके अलावा उनको काम का अधिकार भी दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और जो रोजगार वगैरह है वो भी उनको दिया गया था। अर्लियर इन 1845, यानी जल्दी ही जो 1845 के अंदर क्या हुआ वहां पे, वीवर्स इन सिलेशिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments। यानी 1845 के अंदर जो सिलेशिया के अंदर जो बुनकर वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने जो ठेकेदार वगैरह थे उनके विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनके विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था विद्रोह? क्योंकि जो कच्चा माल जो था, जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, उसको देख करके जब कपड़ा लेते थे वो, तो उसके जो पैसे थे वो बहुत ही कम देते थे, यानी पेमेंट है वो काफी रिड्यूस, यानी उसमें कमी कर देते थे। कच्चा माल ले लेते थे लेकिन पेमेंट जो है उसकी बहुत ही कम देते थे। जर्नलिस्ट विल्हेम्स वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेशिया विलेज एज फॉलोज, यानी जो पत्रकार था विल्हेम वुल्फ, उसने सिलेशिया के गांव की इस घटना है उसको इस प्रकार से बयान की। क्या बताया उन्होंने? इन दीज विलेज, यानी इस विलेज के अंदर, इस गांव के अंदर, विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, यानी लगभग 18,000 की आबादी थी इस गांव के अंदर। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, यानी इसमें जो सूती कपड़ा बनाने का जो काम था वो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड यानी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, यानी इसमें मेन जो था, काम के लिए जो लोग जो थे वो काफी बेताब थे। इसके अलावा क्या था? डिस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज और देन कॉन्ट्रैक्टेड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। अब इसका मतलब ये है कि काम के लिए बेताब लोगों का जो फायदा जो था वो ठेकेदारों ने क्या कर दिया कि जो माल था उसकी कीमत थी उसको काफी डाउन कर दिया, उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया देखते हुए। और अब इसमें ऑन 4 जून एट 2 PM, यानी 4 जून को 2 बजे, ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, यानी जो बुनकर थे उनकी एक बड़ी भीड़ ने, इमर्ज्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च्ड इन पेरिस अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हायर वेजेस। यानी 4 जून को दोपहर 2 बजे जो बुनकरों की एक भारी भीड़ थी वो क्या हुई? इमर्ज्ड फ्रॉम देयर होम, यानी अपने घरों से वो निकली, बाहर निकली, एंड मार्च्ड, और मार्च करने लगी इन पेरिस, अब पूरे पेरिस के अंदर, क्या? टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस, सॉरी, यानी जो उनका ठेकेदार था, ठीक है भाई, उसके घर तक चले गए वो, ठीक है, और ये मार्च करते हुए गए थे। क्यों? कि जो उनकी वेजेस है, जो उनकी मजदूरी है, उसको बढ़ा दी जाए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट अल्टरनेटली, यानी उनके साथ ट्रीटेड, दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, यानी उनके साथ कैसे व्यवहार हुआ भाई? उनके साथ घृणा का व्यवहार किया गया और साथ साथ उनको कभी कभी धमकियां भी दी गई। फॉलोइंग दीज ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, उनमें से जो एक जो
ग्रुप था, जो भीड़ का एक ग्रुप था, वो जबरदस्ती घर में घुस गया एंड स्मैश्ड इन द एलेंट विंडोज, फैंस, फर्नीचर्स एंड प्रोक्लेन्स. अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, द plundered its of the supplies of clothes which they tore to shreds. यानी अब इसमें क्या था कि जो भीड़ थी उसके ग्रुप थे, तो एक ग्रुप तो क्या था, वो घर के अंदर घुस गया, उसने जो खिड़की वगैरह जो थी, ठीक है, जो फर्नीचर का सामान था और चीनी मिट्टी की कुछ चीजें बनी हुई थी उन सबको तोड़ दिया. और जो दूसरा जो ग्रुप था वो स्टोर के अंदर घुस गया, और स्टोर के अंदर घुसने के बाद उसने क्या किया कि जो स्टोर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी उनको वो तोड़ दी और साथ साथ वो उनको लूट के भी ले गई. द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person. यानी जो ठेकेदार था वो अपने परिवार को लेकर के या अपने परिवार सहित पड़ोस के गांव में भाग गया, ठीक है, लेकिन वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन. He returned, fled his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person. यानी लेकिन जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उसको शेल्टर देने से मना कर दिया, यानी उनको भाई रोकने से मना कर दिया, उनको निकाल दिया. He returned 24 hours later, जब वापस 24 घंटे बाद जब वो लौटा, ठीक है, having requisitioned the army, यानी जब वो सेना की सहायता लेकर के या सेना को बुलवा करके. In the exchange that followed 11 weavers were shot. अब उसके बाद क्या किया कि उसके बाद एक जबरदस्त टकराव हुआ और जो 11 जो बुनकर जो लोग थे वो शूट कर दिए गए, मार दी गई, उनको गोली मार दी गई, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ये सेना को लेकर के गया था, लेकर के वापस आया था, और वापस लाने के बाद अब सेना ने क्या किया, जबरदस्ती इनमें आपस में विद्रोह हुआ और फिर उसको 11 जो बुनकर थे वो मर गए थे. तो अब ये जो आज जो हमने पाठ पढ़ा ये हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, यानी किस प्रकार से भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह क्यों हुआ था. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो लोग थे ये अत्याचार कर रहे थे, इस वजह से ये विद्रोह हुआ था. अब जो इसका अगला जो पार्ट है क्या, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी जो उदारवादी जो लोग थे वो भी क्रांति के अंदर शामिल हो गए थे. वैसे उदारवादी लोग, उदार का मतलब क्या होता है, बड़े दिल वाला, जो भाई जल्दी से किसी को माफ कर दे, लेकिन ये लोग भी बाद में क्रांति में शामिल हो गए थे. ये अब क्या है इसकी डिटेल, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. आज जो पढ़ा है एक बार उसको आप रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसमें बेझिझक पूछ सकते हैं.